अर्जेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे उस बड़ी कॉन्फ्रेंस की जो भारत की सैन्य रणनीति को तय करती है। हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, जो पहली बार जयपुर में हो रही है। और ये साउथ वेस्टर्न कमांड, जो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कमांड है, उसको चुना गया है। हालांकि दिल्ली के बाद 2 या 3 बार ये ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और एक बार फिर यहाँ पे भी हो रही है। क्यों महत्वपूर्ण होती है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, क्या इसके मायने हैं? और कोइंसिडेंट या एक संयोग कहें कि जब ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल कंप्लीट हुआ है और उसी दरमियान 1 साल पूरा होने पे ही ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, तो जाहिर सी बात है कि सेना के रिफॉर्म्स, भविष्य की रणनीति, उन तमाम पहलुओं पे चर्चा इसमें होती है। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो भी हैं, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के चीफ और संबंधित अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचे हैं। क्या इसके मायने हैं, क्यों महत्वपूर्ण होती है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस तीनों सेनाओं के लिए, तो उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हैं, एयर कमांडर चंद्रमौली सर हैं और कमांडर नेवी प्रियंका चौधरी जी हमारे साथ हैं। तीनों सेनाओं से हमारे साथ में हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इस कॉन्फ्रेंस का। मैं ब्रिगेडियर सर आपके पास में आना चाहूंगा। जी, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो मैं समझ पा रहा हूं कि साल भर या उसके भविष्य के एक लॉन्ग टर्म सैन्य रणनीति का एक हिस्सा होता है, जिसमें चर्चा भी होती है हमारे रिफॉर्म्स और भविष्य की चुनौतियों को लेकर के शायद चर्चा की जाती होगी, जो मैं समझ पा रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती है क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे होते हैं, लेकिन इसके इंपॉर्टेंस और क्या इसमें चीजें होती हैं उसको लेकर के मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो पब्लिक डोमेन में हम जिसपे चर्चा कर सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत भी ना हो। देखिए, सब ऐसा है योगेंद्र जी। पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और आपके ऑडियंस को भी नमस्कार। ये आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्रेंस है आर्मी के जो हाईएस्ट डिग्निटरी हैं, हाईएस्ट कमांडर हैं
आप बोलोगे आईएएस तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ वगैरह होते हैं, नहीं, वो स्टाफ हैं, ये कमांडर हैं, इनको आर्मी कमांडर बोलते हैं, एयर कमांडर या एफओसीएनसी बोलते हैं इनका, नेवी कमांडर। कमांडर का मतलब है ये फील्ड कमांडर, ये हाईएस्ट फील्ड कमांडर है, यानी आर्मी को जो कमांड करते हैं वो हाईएस्ट डिग्निटरीज हैं, हाईएस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं। नाउ ये जो कमांडर हैं और हमारे यहाँ जो जितने कमांड हैं, हमारे आर्मी के कमांड, एयरफोर्स के कमांड, नेवी के कमांड, इनके सबके कमांडर्स की साल में तकरीबन, इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन अमूमन 2 कॉन्फ्रेंस होती हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स में, देन सेकंड 6 मंथ्स में। ये एक कोइंसिडेंस है कि ये ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी के, ये तो इत्तेफाक से हो गया होगा, लेकिन प्लान भी किया इसी दिनों करना था तो ये इस दिन कर लिया, इट्स गुड थिंग। लेकिन ये इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से है कि देखिए, जब आर्मी के जो लड़ाई का सिस्टम है, लड़ाई का जो नेचर है, उसका कैरेक्टर है, वो किस तरह से बदलता रहता है। जैसे हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होते होते हर एक फील्ड में आपको चेंज नजर आएगा, और चेंज पहले तो होता था 100 साल में कोई एक बार चेंज होगा, फिर 20 साल में, फिर 10 साल में, फिर यहाँ तो साल के साल टेक्नोलॉजी में क्वांटम जंप हो रहा है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट्स होते हैं, जो न्यू डेवलपमेंट होते हैं, जो आपके मिलिट्री स्ट्रेटेजी में, मिलिट्री टैक्टिक्स में, ऑपरेशनल लेवल के ऊपर और आपके स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, ये हाईएस्ट लेवल के जो कमांडर्स होते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं या कोई एक सजेशन देते हैं सरकार को कोई रिफॉर्म करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए या मॉडिफिकेशन करने के लिए या कुछ एडॉप्ट करने के लिए, तो वो यहाँ से इमर्ज होता है। नॉर्मली इसमें साल में एक बार प्रधानमंत्री भी आते हैं कॉन्फ्रेंस में, और अभी हो सकता है वो दोनों बार भी आए, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस देखते हुए आप, इसका मतलब ये है कि डिफेंस मिनिस्टर डेफिनेटली आते हैं, बाकी जो मिनिस्ट्रीज आपके परचेजिंग में और जो भी इन्वॉल्व हैं वो सब आते हैं। तो इसके अंदर आप अब जैसे जो भी साल भर में डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्या हमें कोई हमारी स्ट्रेटेजी में, हमारी ऑपरेशनल लेवल टैक्टिक्स में या कोई मिलिट्री एक्विजिशन में या और किस्म का जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स को आपको चेंज करना है, तो उसमें क्या बदलाव लाना है, ये यहाँ से इमर्ज होता है और वो फिर गवर्नमेंट तक जाता है। और गवर्नमेंट में यदि वो अप्रूव, सपोजिंग आपको जैसे यहाँ पे बताया, अभी इसमें ज्यादातर जोर दिया जा रहा है कि ड्रोन्स के वारफेयर के लिए हम एक ड्रोन्स ग्रुप बनाएंगे। तो ये जो प्रपोजल है ये यहीं से आता है, यहाँ डिस्कशन होती है, उसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। नौ साल भर में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, यूक्रेन का युद्ध हुआ और वेस्ट एशिया में युद्ध हो रहा है और गाजा में हुआ, तो इनका जो लेसन लर्न्ड है उनको ध्यान में रखते हुए ये कोई प्रपोजल्स डेवलप होते हैं, जिसका ये एक ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन समझो आर्मी का जो सजेशन दे। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं वापस लौटता हूं आपके पास में। आपका वीडियो भी मुझे लगता है शायद फ्रीज हो रहा है, मैं वापस आपके पास में ज्वाइन करूंगा आपको। मैं चंद्रमौली सर का रुख करना चाहूंगा। सर, वेस्ट साउथ वेस्ट कमांड को इसके लिए चुना गया है, तो कोई एक रणनीतिक दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, या फिर यूं कहूं कि दोनों चीजें कोइंसिडेंट है कि साल भर भी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को और एक बार कहीं करनी थी तो साउथ वेस्ट कमांड के मुख्यालय पे जयपुर मिलिट्री स्टेशन पे इसे किया गया है, ऐसा कुछ? जी हाँ, जय हिंद। ये जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, पहले तो मैं थोड़ा वेरी करूंगा, इसके अंदर कमांडर्स नहीं आते हैं, इसके अंदर चीफ ऑफ स्टाफ आते हैं। तो ये सीडीएस चौहान साहब और तीनों हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ आएंगे, इसलिए राजनाथ सिंह साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी आएंगे। और जो आप वेन्यू बता रहे हो, ये वेन्यू दिल्ली के बाहर जैसे परेड हुई हमारे जयपुर के अंदर, उसी तरह से इन्होंने बाहर प्लान करना शुरू किया है। तो कोई इंपॉर्टेंस कम नहीं है। अगर ये त्रिवेंद्रम में अगर होती, जैसे हमारे टाइम में मैं जब त्रिवेंद्रम में था तब हुई थी, अगर ये त्रिवेंद्रम में अगर होती तो त्रिवेंद्रम इट हैज, उसकी इंपॉर्टेंस एक ही अलग चीज है। समुद्र, आजकल सारी लड़ाई समुद्र में होने वाली है। प्रियंका एग्री करेगी कि अगला युद्ध, बड़ा युद्ध अगर होगा तो समुद्र में होगा।
ईस्ट में भी हो सकती है, गुवाहाटी में हो सकती है, तेजपुर में हो सकती है, क्योंकि चाइना और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे बड़े टेंशन्स हैं। तो इसको ऑप सिंदूर को देख के अगर यहाँ किया हुआ है, हो सकता है, लेकिन ये जयपुर में हो रही है, एक बहुत बड़ी बात है। और ये तीनों चीफ 7 और 8 को जो हो रही है, तीनों चीफ और राजनाथ सिंह साहब भी आएंगे। एंड वंस हाँ, कभी जब मीटिंग के बाद में शाम को जब एक गेट टुगेदर अगर होती है, उसमें प्रधानमंत्री भी आकर के कभी कभी आते हैं, अगर दिल्ली वगैरह में होती है, यहाँ आए ना है मुझे पता नहीं, शायद उनका प्लान नहीं है। इस मीटिंग की जरूरत क्यों होती है, उनके ऑब्जेक्टिव देखिए आप, कि नॉर्मल टेक्टिकल जो बातें होती है, सब यहाँ से वहां मूव कर जाएंगे, वहां से वहां लड़ाई कर लेंगे, ऐसे करेंगे, ये नॉर्मली कहीं भी हो सकता है, और इसके डिसीजन लोकल कमांडर्स अपने चीफ लेवल तक होता है। लेकिन इस मीटिंग के अंदर ये बहुत जरूरी है कि जो रक्षा मंत्रालय के अंदर हमारे प्रपोजल गए हुए हैं, फाइनेंशियल प्रपोजल, 2 लाख सैनिक में से 20,000 हम वहां कम करना चाहते हैं, क्यों कम करना चाहते हो, ये सब रीजनिंग यहाँ पे होती है। प्रपोजल चला जाते हैं, डिस्कशन अपने अपने चीफ जाके कर लेते हैं, सीधे जाके कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों चीफ बैठ करके, ये क्लोज डोर है, ये इसमें मीडिया नहीं बैठता है, मीडिया को तो बाद में अनाउंस करते हैं कि ये डिसीजन हो गया, जो नॉर्मल होता है। तो इसमें बहुत बड़ी मीटिंग है। इसमें क्या होता है कि अगर मैं एयरफोर्स का चीफ हूं, अगर मैं कुछ प्रपोजल दूं, तो आर्मी वाले को भी सुनना चाहिए, नेवी को भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये सिनर्जी में लड़ाई होने वाली है अगली, और हम सब ज्वाइंटली करना चाहते हैं। तो अगर नेवी का हूं और मैं कह रहा हूं मेरे को सबमरीन चाहिए, एयरफोर्स कह रही है मुझे फलाना हवाई जहाज वो चाहिए, आर्मी कह रही मेरे को ये टैंक चाहिए, तो यहां बैठ के कहते हैं कि देखिए इस बार ये फंड में देता हूं सोनसो को, तुमको मैं अगली बार दूंगा। तो ये तीनों के तीनों बैठ करके हम समझ जाते हैं कि देखो इस बार इसको मिला हुआ है। नहीं तो पहले क्या होता था, फौज सुननी, मिनिस्ट्री सुन रही है, हमको स्नो स्कूटर नहीं मिल रहे हैं, जूते नहीं मिल रहे हैं, जैकेट नहीं मिल रहे हैं, बंदूकें नहीं मिल रही है। इसमें क्या होता है, सबको कहा जाता है देखो इस बार मैं तुमको ये देता हूँ, तुमको ये देता हूँ, तुम्हें अगले साल में या 6 महीने बाद में या 2 साल के बाद में दूंगा। तो सभी जने कन्विंस हो जाते हैं, और जब वापस जाते हैं तो पूरे इनके आंसर्स इनके पास में होते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री वहां बैठे हुए हैं, और इनके सेक्रेटरीज और इनके जो स्टाफ वगैरह भी बैठे होते हैं, वो आपस में उन्हें मीटिंग कर लेते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जॉइंटनेस, डिसीजंस, बड़े डिसीजन, कि इसको मूव करना, आर्मी को कम करना, आर्मी को बढ़ाना, आर्म फोर्सेस, आर्मी नेवी, जहाज खरीदना, सबमरीन को करना, ये सब डिसीजन होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्या डिफेंस के रिफॉर्म्स में केवल ये नहीं कि वेपन्स और तैयार करना, आने वाले जो जैसे सैटेलाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है, डीआरडीओ का अपना एक जो वर्क चलता रहता है वो इम्पोर्टेंट है, कि कहीं पे भी अगर फ्लड है, किसी भी तरह के वेदर चेंजेज हैं, तो उसमें किस तरह से वो काम करता है। और केवल लड़ाई की बात नहीं है, सेना एक सद्भावना का काम भी उनका चलता है। कहीं पे अगर किसी भी तरह का कुछ ऐसी आपात स्थितियां बनती है, तो उसमें भी सेना को उतारा जाता है, तो वो रिफॉर्म्स भी उसमें काम आते हैं। चलिए, प्रियंका चौधरी जी हमारे साथ हैं, कमांडर नेवी। प्रियंका जी, आपकी दृष्टि में क्या इंपॉर्टेंस है इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का? नमस्कार योगेंद्र जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर करना चाहती हूँ आपके दर्शकों को कि कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अंतर है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस तीनों फोर्सेस की अलग होती है, और जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो होती है वो तीनों फोर्सेस की एक साथ होती है। इससे पहले हमारी जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी। ये दूसरी जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सीडीएस, डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सेनाओं के चीफ के साथ में जो आपके ऑपरेशनल कमांड्स हैं, उन सबके कमांडर्स आते हैं, जिनको हम कमांडिंग इन चीफ कहते हैं, नॉर्मल भाषा में हम कमांडर्स कहते हैं, ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इस पर मेन फोकस होता है कि हम जॉइंटनेस विद इन द 3 फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनका इंटीग्रेशन प्रेजेंट पॉलिसीज को और बेटर करने के लिए किस तरह बढ़ा सकते हैं। एम्फेसिस उसके ऊपर होता है। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज होते हैं जो डिसीजन मेकिंग का इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। दूसरा इसमें फोकस होता है कि फ्यूचर हमारा जो वॉरफेयर है, क्योंकि फोर्सेस का एक जॉइंट इंटीग्रेशन होता है, तो जो फ्यूचर वॉरफेयर है उसकी क्या पॉलिसीज होंगी, क्या डॉक्ट्रिन्स होंगे, उसकी ऑपरेशनल जो पॉलिसी है वो कैसे बनाई जाएगी, जो प्रेजेंट है उसमें क्या कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, इन सब पर मंथन होता है और फिर उसके डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं।
फिर हमारा मेन फोकस आजकल, क्योंकि सरकार इंडिजिनाइजेशन पे देती है, तो पिछले 2 ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हम इंडिजिनाइजेशन की भी बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं कि हम अभी तक जो बाहर से एक्सपोर्ट करते थे वो सारी चीजें, डिफेंस वेपन्स है या आपकी जो ऑक्सिलरी आइटम्स है, उन सब को आप किस तरह से यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं और बाहर देशों पर आत्मनिर्भरता या निर्भरता हम किस तरह कम कर सकते हैं। तो मेनली हमारा फोकस, क्योंकि इस बार की जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का थीम हमारा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स। सो हम आजकल वॉरफेयर देख रहे हैं, ईरान का चल रहा है, ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है, इजराइल है, उससे पहले हमने गाजा देखा, पैलेस्टाइन ने जिस तरह फाइट किया और दुनिया की समीकरण जिस तरह बदल रहे हैं, तो न्यू डोमेन्स में हमने किस तरह की कैपेबिलिटीज एनहांस करने की आवश्यकता है, उस सब के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस में जोर दिया जाता है और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसका कि 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में पता चलता है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सालाना मीटिंग, कभी क्वार्टरली, कभी हाफ ईयरली मीटिंग्स जो होती हैं, उसमें कुछ इस तरह की रणनीति तय होती है और कुछ पिछली जो चीजें हुई हैं उनकी समीक्षा भी होती है कि हम पहले क्या किया, क्या कुछ किया। अब जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर का मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा एक लक्ष्य अचीव किया भारत की सेना ने, और ज्वाइंट ऑपरेशन था वो भी एक। तो उसको अचीव करने के बाद की जो सिचुएशंस बनी, ड्रोन अटैक्स जैसे रहे, उनको हमने उनसे निपटने के लिए हमारा डिफेंस सिस्टम था, उसको लेकर के भी हमने परखा, वो ठीक निकला। अभी उसके आगे की भी क्या चुनौतियां हो सकती हैं, किस तरह की हो सकती हैं। दूसरे जो युद्ध चलते हैं कहीं पे भी, जैसे पहले रसिया और यूक्रेन का, अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान का, तो ये किस तरह के वेपन्स काम आते हैं, क्या उनकी एक इस रणनीतिक सैन्य रणनीति होती है कि किस तरह से उनको अटैक करना है। तो ऐसी जो चीजें होती है उनके एक रिसर्च वर्क भी एक टीम साथ में करती है, जिसको भी यहाँ पे ऑफिसर्स के साथ में चर्चा होती है कि भविष्य की कुछ चुनौतियां इस तरह की हैं, बॉर्डर हमारे साथ में, या फिर नेबर जो हमारा एनिमी कंट्री है वो किसके साथ में कैसे हाथ मिला सकता है, अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो क्या चुनौतियां हो सकती हैं, कौन से बॉर्डर हमारे लिए भविष्य के और चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ है हमारे इकोसिस्टम में, लेकोना तो नहीं है। ये वो चीजें होती हैं जो चर्चा की जाती हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके पास में एक बार फिर आना चाहूंगा। भगवान सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहा है जी, आपको सुनिए मेरी आवाज? आवाज आ रही है सर आपका, लेकिन वीडियो मुझे स्टिल लग रहा है कि आपका वीडियो मूवमेंट में नहीं है। तो मैं वापस आपके पास में आऊंगा, तब तक मैं चंद्रमौली सर का रुख करना चाहूंगा। चंद्रमौली सर, ये साल भर की 6 महीने की, या जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अभी इसमें बनती हैं। जैसे अभी मैंने जिक्र भी किया कि केवल लड़ाई नहीं है, सेना के और भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि सोशल एंगल से भी देखे जाते हैं। डीआरडीओ जिसके लिए काम करता है, दोनों ही चीजों के लिए। तो ऐसे कुछ ऑपरेशन के लिए भी इसमें चर्चा होती है कि जैसे आपका सद्भावना प्रोग्राम चलता है कि सेना और आम जन, सिविलियंस के बीच में एक सामंजस्य की स्थिति बने। क्योंकि ये मैं इस वजह से कह रहा हूं, आपको ध्यान होगा कि आपने तो कारगिल युद्ध में आपने खुद ने भी पार्टिसिपेट किया। वो जो स्थिति बनी थी, अगर वो मवेशी चराने वाले अगर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो जो बॉर्डर स्टेट्स होते हैं या बॉर्डर एरिया होता है, वहां सद्भावना कार्यक्रम भी चलता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह की चीजें पे भी हम सोशल एंगल पे सेना क्या कर सकती है पब्लिक के लिए, वो भी कुछ चर्चाएं होती हैं। योगेंद्र जी, अभी आपको बताया था कि ये 2 दिन में आप देखो, खाना भी होता होगा, चाय पानी भी होता होगा, 10 बजे बैठते होंगे। इस इतनी छोटे टाइम में इतने कमांडर्स के लिए ये कहना कि सद्भावना के लिए आप ह्यूमैनिटेरियन मदद करो, ये तो हमारे पास में लिखा हुआ है। जिस तरह से सिविल बायलॉज लिखे हैं, ये तो हमारे पास में पॉइंट है कि जब भी कभी कोई कैलेमिटी होती है, अर्थक्वेक आ गया, कुछ हो गया, तो आपकी एज ए ह्यूमन बीइंग जिम्मेदारी बनती है कि फौज की अगर कोई भी एसेट है, जैसे आपको 4 ट्रक चाहिए, 2 आपको बुलडोजर चाहिए उसको जगह को साफ करने के लिए, या हवाईजहाज चाहिए आपको क्विकली पेशेंट को दूसरे, तो ये उनको अलाउड है।
ये लोकल कमांडर ले लेता है इस चीज को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कि हमको पता नहीं किस तरह की कैलेमिटी होगी। मैं त्रिवेंद्र में था तो जो सेक्रेटरी थी वो कह रही थी कि हमारा टैंकर गिर गया था, मदद कर देते कि हमारी, हम आपको, मैं डेफिनेटली कर देता, पर ये छोटी चीज, टैंकर गिर गया आपका, आप सिविल से मदद लो। तो ये बड़ी चीजों के लिए हमारे पास में ऑलरेडी अप्रूवल होता है एमओडी का। ये काम शुरू होने के बाद में फिर टेलीफोन फाइल चली जाती है कि हमने ये जहाज यूज किया, टैंक यूज किया, ट्रक यूज किया, ये तो हो जाएगा। मैंने आपको पहले जैसे बताया और जैसे प्रियंका ने आपको बताया कि इसमें बड़े डिसीजन होते हैं। लेट अस से परचेज ऑफ अ बिग वेसल जैसे सबमरीन, हवाई जहाज, ये यहाँ पॉलिसी डिसीजन हो जाएगा जिसमें राजनाथ सिंह साहब बैठते हैं तो वो कहेंगे एमओडी की तरफ से कि मैंने डिसाइड किया हुआ है, इस बार मैं एयरफोर्स को दे रहा हूं और आर्मी को दे रहा हूं, नेवी तुमको मैं अगले साल दूंगा, अगले साल डिस्कस करेंगे और पुट अप अनदर प्रपोजल फॉर ए स्मॉल थिंग, बिग थिंग, इस तरह की चीज होती है। दूसरा, जैसे एक ब्रांच होती है, हमारे प्रपोजल हुआ था कि हमारे मीटरोलॉजी ब्रांच जो होती है, जो मौसम का पायलट्स को ज्ञान देती है, उसको हटा दो। उसको हटाओगे तो इतने लाख, इतने करोड़ रुपए ऐसे बचेंगे, क्योंकि आजकल मौसम की जानकारी तो मोबाइल में दे देता है। उसमें मोबाइल नहीं थे तो मतलब लैपटॉप मिल जाती थी, मौसम की जानकारी सिविल से मिल जाती थी, तो हटाने का प्रपोजल हुआ था। कोई कह रहा है एजुकेशन ब्रांच को हटा दो, तो ये बड़े डिसीजन है, ऐसे डिसीजन यहाँ पे होते हैं। देन जैसे आत्मनिर्भर की जो बात हुई थी, तो इसके अंदर राजनाथ सिंह साहब कहेंगे कि मैंने डीआरडीओ को कहा है कि आपके लिए ये चीज बनाएगा, मैंने उनसे एचएएल को बोला है इस तरह के जहाज आपको देगा मैंने, तो वो उन्होंने क्या किया हुआ ये अवगत कराएंगे तीनों चीफ्स को यहाँ पे, और तीनों चीफ रिक्वेस्ट करेंगे सर हमने जो फाइल भेजी थी वो पिछले साल के अंदर, सर वो जरूरी हो गया क्योंकि ये जो स्नो स्कूटर है या सबमरीन है इसकी हमको जरूरत पड़ रही है, कृपया करके इसको अप्रूव करें। तो ये वार्तालाप दोनों के बीच में बड़ी चीज के लिए, परचेज के लिए, मूवमेंट के लिए, कोई हटाने के लिए फोर्स कहीं से, कि ऐड करने के लिए, मैन पावर बढ़ाने के लिए, मैन पावर घटाने के लिए, पॉलिसी का बड़ा डिसीजन यहाँ होगा। और जो लोकल जो ऐसा होता है अर्थक्वेक वगैरह के लिए, इसके लिए सबके पास परमिशन होती है कि आज सद्भावना के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तीनों फौज को परमिशन मिली हुई करने के लिए। जी चलिए ब्रिगेडियर साहब, एक बार वापस आपके पास में आना चाहूंगा, आपका मुझे वीडियो दिख रहा है जी, तो इस पे आवाज सुनने के पहले ये तो बताइए। बिल्कुल सर, ऑडियो और वीडियो दोनों एकदम परफेक्ट हैं सर। तो मैं आपके पास में आना चाहूंगा सर, कुछ चीजों का रिव्यू और भविष्य की जो स्ट्रेटेजी है वो दोनों पे चर्चा होगी इसमें। आप ये दोबारा बोलिए, आप थोड़ी, आपकी भी आवाज सर, ये पहले की अगर कुछ जैसे, क्योंकि दौर बदल रहा है, बदलते दौर में चीजें और चुनौतियां भी बदलती हैं, तो अब तक क्या किया उसके एक समरी जो भी कोई इनमें से कमांडर्स में से जिसका भी जिम्मा होगा वो ब्रीफ करते होंगे, मैं जो समझना चाह रहा हूं या दर्शक समझना चाहते हैं, और भविष्य के लिए क्या प्लेटफॉर्म हमें अपनाना है। जैसे अभी चंद्रमौली सर कह रहे हैं कि बड़े इसमें डिसीजंस होते हैं, तो डिसीजंस में कुछ ऐसी भी चीजें होंगी कि हाँ भविष्य के ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने और इनके लिए इस तरह से निपटने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता होगी। नहीं, देखिए साहब, जो डिसीजन, जो मेजर डिसीजन इन्होंने, पहली बात तो उनका जो ड्राफ्ट डिसीजन तो पहले से ही डिस्कस होके मेरे ख्याल से जो पॉइंट्स इमर्ज हुए हैं उनको फाइनलाइज करने के लिए वो यहाँ, क्योंकि 7 और 8 2 ही दिन का ये कॉन्फ्रेंस है, जैसे चंद्रमोहन जी ने बताया, दो दिन में ये बहुत सारी चीजें डिस्कस होके उनके बारे में डिटेल से प्रेजेंटेशन लेके वो नहीं हो सकता। वो सारा हो आके यहाँ पर फाइनल जो डिसीजन लेना होता है, और यदि उनमें कोई जो आपका सजेशन आए हैं, जो कमेटी बैठी होगी या जो भी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है, उसमें यदि कोई तब्दीली करनी है तो वो इसमें डिस्कस होके वो चेंज होता है। दूसरा, मैं आपको बताऊं, एक चंद्रमोहन जी का मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, दिस इज कॉल्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कमांडर का मतलब होता है खाली, डेफिनेटली चीफ्स तो आएंगे, बिना चीफ्स के राजनाथ सिंह जी और प्रधानमंत्री आने थे तो वो थोड़ी आएंगे अकेले, लेकिन ये कमांडर्स, क्योंकि हाईएस्ट बॉडी वही है आर्म फोर्सेस की, कमांडर्स होते हैं, और कमांडर्स जो डिसीजन लेते हैं, जो भी पहले से प्रपोजल चल रहा है, जो रिपोर्ट आई है एक्सपर्ट्स की या कोई सरकार की तरफ से कोई डायरेक्टिव था, उसके बारे में फिर कोई जो स्टडी हुई है, एनालिसिस हुआ है, उसकी जो फाइनल रिपोर्ट आई है, उसके बारे में जो डिसीजन लेना होता है वो यहाँ लिया जाएगा। नाउ देखिए, बेसिकली इसमें 3 चीज कहते हैं कि वो डिस्कस होंगी। जो वॉरफेयर के डोमेन है वो 6 डोमेन है, हमको ये समझना चाहिए। पहले नॉर्मली पहले क्या, एक लैंड ही हुआ करता था, फिर एयर आया, फिर नेवी आई, तो एक तो सी, एयर एंड लैंड, ये 3 ही वॉरफेयर थे पहले तो।
लेकिन अभी उसमें 3 और जुड़ गए हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एक साइबर वॉरफेयर, एक स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक सेम यू कैन से, और अभी जो तीसरा जो ज्यादा इसमें डिस्कशन किया जाएगा वो है कॉग्निटिव वॉरफेयर। नाउ कॉग्निटिव वॉरफेयर को आप हाइबर वॉरफेयर कह सकते हैं और कुछ भी नाम ले सकते हैं, लेकिन इसका जो आपने हम जो यहाँ मॉडर्न वॉरफेयर में जो इम्पोर्टेंस देखी गई है, बिना लड़ाई, चाइना की खासतौर से ये पॉलिसी होती है, बिना युद्ध किए जीत जाओ युद्ध। नाउ हाउ डू यू डू दैट? वो कैसे कर सकते हो? वो इसी हाइबर जो हाइपर क्या बोलते हैं उसको, जो कॉग्निटिव वॉरफेयर है, यानी विनिंग द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन एज वेल आर्म्ड फोर्सेस, दोनों का, पूरे देश का। इसका उदाहरण आपको मैं देता हूं कि अमेरिका ने और इजराइल ने या नेटो कंट्रीज ने। सर मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं 1 मिनट के लिए प्रियंका जी के पास में जाना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। प्रियंका जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। खैर चलिए, एक अभी जैसे मैं पढ़ भी रहा था कि थिएटर कमांड्स की बात की जा रही है कि भविष्य की चुनौतियां जो रहेंगे तो उसमें एक जॉइंट किस तरह से ऑपरेशन किया जाए। जैसे अंडमान निकोबार में अभी एक थिएटर कमांड है जिसको नेवी अभी उसको लीड कर रही है। तो अभी आपको लगता है कि भविष्य की जरूरतें हैं उसमें से साउथ वेस्टर्न कमांड हो या फिर दूसरे और भी हो जिसमें इस तरह के थिएटर कमांड्स की आवश्यकता है अभी? क्योंकि मुझे लगता है इस पर चर्चा है इसमें। देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह का अभी सर ने, जैसे ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी ने जिक्र किया कि जिस तरह का अभी माहौल है वेस्ट एशिया में डेवलप हो रहा है, पूरी दुनिया में जिस तरह का वॉरफेयर डेवलप हो रहा है, कॉग्निटिव वॉरफेयर जिसमें आपका साइबर वॉरफेयर आ जाता है, ये एक हाइब्रिड तरह का वॉरफेयर है। अंडमान निकोबार कमांड, थिएटर कमांड आप उसको नहीं कह सकते, वो एक जॉइंट कमांड है जो बहुत सालों से चल रही है और उसको पीरियोडिकली टर्न बाय टर्न तीनों फोर्सेस के सीनियर मोस्ट जो कमांडर्स हैं वो उसको प्रेजेंटली उसको नेवी के जो है ऑफिसर वो जी तो वो क्योंकि हमने बनाया था उसी वक्त, तो उससे उसी की इम्पोर्टेंस अब वो हाईलाइट ज्यादा हो रहा है, लेकिन उस पर काम बहुत सालों से चल रहा है क्योंकि अब पॉलिटिकल कुछ 1-2 लोगों ने स्टेटमेंट दे दिया है तो वो लोगों की नजर में आ गया है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक तभी से था और डेवलपमेंट तभी से चल रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस नेवी के परसेप्शन अगर हम समझना चाहें तो आप ये देखिए कि भारत देश हमारा एक ऐसा आइलैंड है जिसका कोस्टलाइन बहुत बड़ा है और हमारा मैक्सिमम ट्रेड जो है वो सी के थ्रू जाता है और वो फास्ट होता है इस एरिया से। प्रेजेंटली सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद अभी हम पोर्ट ब्लेयर में वो रिसेंट डेवलपमेंट के बाद में हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करने लगे हैं। तो ये फोकस शिफ्ट होता है, लेकिन नेवी हमेशा से इस लेंस ऑफ कम्युनिकेशन जिसको हम स्लॉक्स कहते हैं उसका हमेशा से प्रोटेक्शन करती आई है 1946-42 से लेकर, और ये जॉइंटनेस तब से लेकर आज तक है। अब ये जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने लगी है, इसमें अगर बड़े डिसीजन नेवी के पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं तो वो हो सकता है कि प्रेजेंटली हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन हो सकता है हमें 4 की प्रेजेंटली जरूरत है, तो एक बड़ा डिसीजन उसमें लिया जा सकता है कि एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए और उसमें कितना % इंडिजिनाइज प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे, कौन सा डॉक उसको बनाएगा, कहाँ से हम उसका प्लानिंग प्रोसेसिंग करेंगे, इस तरह के डिसीजंस हो सकते हैं। जी चले, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, क्योंकि जो मैं समझ पा रहा हूं जो पिछले दिनों के बयानों से और उनसे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक चीज तो पक्का है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और हम उसको ध्यान में रखते हुए हमारे ऑपरेशनल जो चीजें हैं और हम रणनीति बनाए उस पे फोकस करना काफी जरूरी होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी जिक्र किया है कि 65% जो इक्विपमेंट्स और जो रहे वो हमारे भारत के रहे, स्वदेशी रहे, तो आत्मनिर्भर भारत की ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका भी एक इसमें जिक्र किया जा सकता है। और क्या ब्लूप्रिंट उसका बनेगा ये तो पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सैन्य रणनीति के हिसाब से ये जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें भविष्य की रणनीति और पहले प्रीवियस में हमने क्या किया, क्या कुछ चीजें रही, उसको लेकर के भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।